हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पहले मैंने प्रोड्यूसर की जगह कंज्यूमर लिख दिया था, वो फिर मुझे रब करना पड़ा। तो कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? आपको पता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, तो उसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसका प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। कौन सी? नंबर 1, एम सी इज इक्वल टू एम आर। नंबर 2, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी एम आर को नीचे से काटनी चाहिए। वो कैसे होती है वो मैं बताऊंगा डायग्राम से। एम सी शुड बी राइजिंग, या फिर ये कह सकते हो जब एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है उसके बाद एम सी बढ़ना चाहिए। अब इसको टेबल एंड डायग्राम से प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, बट एक एड ऑन और आगे आजकल कई बुक्स में लिखा जाता है, जैसे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो प्राइस है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो अब मैं परफेक्ट कंपटीशन में अगर मैंने इक्विलिब्रियम बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये है एम सी, मैंने एम सी ये बना दी, मैं इसको नाम दे देता हूँ एम सी। ये ई पॉइंट है और ये E1 पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? E1 पॉइंट पे, क्योंकि E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इसलिए कि इस पॉइंट पे MC और MR तो बराबर दोनों पॉइंट पे है, मगर जो सेकंड कंडीशन थी MC शुड बी राइजिंग या MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC MR को नीचे से काटेगी, वो E1 पे ही हो रहा है सेटिस्फाइड, वो E पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अगर मुझे मोनोपोली के अंडर बनाना है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो AR MR पैरेलल रहती हैं। आपको अगर नहीं पता क्यों पैरेलल होती है तो आपको मार्केट का चैप्टर देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मान लो ये MC आ गया, तो इसमें अगर मैं करता हूँ MC, तो इसमें E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि MC MR को नीचे से काट रही है। तो अगर मैं इसको नीचे तक जोड़ूं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। इसको ऊपर तक जोड़ूं तो जहाँ पे ये AR को टच करता है तो AR क्या होता है? प्राइस होता है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस यही आ रहा था क्योंकि AR यही था। अगर मोनोपोलिस्टिक में देखूँ तो उसमें AR MR की जो स्लोप होती है वो थोड़ी कम होती है। क्यों होती है ये आपको मार्केट के चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा, क्यों वो मैंने समझाए हुए हैं, माइक्रो की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे। MC MR को नीचे से काटती है तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, और MC और MR यहाँ पे बराबर भी हैं, और अगर इसको पॉइंट A दे दूंगा यहाँ पे कर दूंगा तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। वैसे AQE भी इक्विलिब्रियम प्राइस ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 मार्केट्स में बता दिया कि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है। नेक्स्ट आ जाता है टेबल की मदद से बताना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्वांटिटी दी है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो आप अगर टेबल को ध्यान से देखोगे, मार्जिनल रेवेन्यू मैंने कांस्टेंट लिया है क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि भाई वो है क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अगर आप सेकेंड में देखेंगे और 10th में देखेंगे, सेकेंड यूनिट एंड 10th यूनिट, इसमें MC इज इक्वल टू MR दोनों सिचुएशंस में हो रहा है। ठीक है, मगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि MC इज इक्वल टू MR तो दोनों सिचुएशंस में, मगर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, या MC शुड बी राइजिंग, वो तो यहीं पे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर आने के बाद MC बढ़ना शुरू हो गया, तो B पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट मानेंगे। अब B को ही क्यों मानेंगे ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लो सिचुएशन 1 या सिचुएशन A, ये वाली सिचुएशन, इसमें क्या है? क्वांटिटी सेकंड, क्वांटिटी 2 तक थी। अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं, टोटल रेवेन्यू आपको पता है ना, सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको रेवेन्यू का चैप्टर देखना पड़ेगा, जिसका आपको प्लेलिस्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो इससे पहले मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल करें तो 2 क्वांटिटी में दोनों का मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल किया तो 12 + 12 24 आ गया। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालूँ तो ये होता है सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। ये कैसे निकला? इसके लिए आपको कॉस्ट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये आ गया 27। अब आप खुद सोचो, टोटल रेवेन्यू 24, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 27। तो अगर हम इन दोनों का करें तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। अब सिचुएशन B देखते हैं, ये वाली सिचुएशन जिसमें 10 क्वांटिटी थी। अगर मैं 10 क्वांटिटी को लगातार ऐड करूँगा, 12 को 10 बार ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा, या फिर सीधा 10 × 12 कर दिया, 120 आ गया। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो मुझे जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका टोटल करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारे मार्जिनल कॉस्ट के नंबर लिख लिए, इनका टोटल करता हूँ तो 100। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको अगर माइनस करता हूँ तो ये 20 आ जाता है। मतलब B सिचुएशन में तो प्रॉफिट हो रहा है, मगर A सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। फिर आ जाते हैं थर्ड सिचुएशन, जो कंडीशन थी कि भाई एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये शो करता है कि भाई जितना भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट को बनाने का खर्चा, ठीक है, अगर प्राइस उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है तभी प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस उससे कम है,
मतलब एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा है उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल एक पेन बनाना है, पेन का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अगर प्राइस उससे भी कम चला गया तो कंपनी बंद कर दोगे ना। अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है। अब इसमें मैंने ये समझाया परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन लेके कि भाई ई पॉइंट पे, ये जो E1 पॉइंट है इसी पे इक्विलिब्रियम क्यों होता है ये ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो अगर हम ई पॉइंट की बात करें, ई पॉइंट मतलब E1 पॉइंट की बात करें, तो इसमें अगर आप टोटल रेवेन्यू देखते हो, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है इसमें OQ1 E1 B। तो टोटल रेवेन्यू है OQ1 E1 B, मतलब ये है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये वाला डब्बा, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब दूसरी तरफ अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते हो तो वह सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। तो सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट के नीचे वाला। अब आप खुद सोचो, ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा, और जो रेवेन्यू वाला एरिया था वो तो सिर्फ इतना सा था। तो भाई ये जो ऊपर ये जो फालतू का बना है ये तो लॉस हो गया ना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लॉस होगा क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो टोटल रेवेन्यू है वो कम आ रहा है। अगर हम इससे दूसरी सिचुएशन में चलें, दूसरी सिचुएशन में मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या, जितना क्या है उतना तो रब कर दूँ, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, E1 पॉइंट पे देखते हैं आप, E1 पे देख लिया हमने, E2 पे देखते हैं। इस केस में टोटल रेवेन्यू क्या होगा, सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम ड्राइव करें तो ये सारा का सारा एरिया टोटल रेवेन्यू का आ गया, ये वाला सारा का सारा एरिया टोटल रेवेन्यू का आ गया जो मैंने ये लिखा है। बट अगर हम देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि होता है सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट, तो उसमें कौन सा एरिया आया, उसमें ये वाला एरिया आ गया, ये वाला सारा का सारा एरिया, ये वाला सारा का सारा एरिया बीच वाला, समझ गए बात, ये वाला एरिया आया, ठीक है, ये वाला एरिया नहीं आया। तो अब हमें देख के साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ये जो एवरेज टोटल रेवेन्यू का जो एरिया है वो ज़्यादा है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एरिया वो कम है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया रेवेन्यू में ज़्यादा था और कॉस्ट वाले में तो सिर्फ छोटा सा एरिया है। तो भाई रेवेन्यू तो ज़्यादा ही हुआ ना और कॉस्ट कम हुआ, क्योंकि अगर कॉस्ट में से ये वाला एरिया मिसिंग हो गया तो ये वाला एरिया आया है, तो ये वाला एरिया कम है और मार्जिनल रेवेन्यू में ये वाला एरिया ऐड हुआ है, ये ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो टोटल रेवेन्यू है इस केस में ज़्यादा है और इस केस में प्रॉफिट होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब आ जाता है डिपार्चर फ्रॉम इक्विलिब्रियम, कि अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमने चूज़ कर ली कि भाई यहाँ पे आ गई, अब अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा बनाया या कम बनाया तो क्या स्टेप हो जाएगा वो डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है और Q1 इक्विलिब्रियम है। अगर हम ज़्यादा बनाते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्वांटिटी को Q1 से Q2 तक बढ़ाते हैं तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, मगर टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, सिर्फ इतना, सिर्फ इस डब्बे के बराबर बढ़ेगा। मगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये डब्बा प्लस ये भी बढ़ जाएगा। तो भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादा इंक्रीज़ आया और रेवेन्यू में कम इंक्रीज़ आया, तो फ़ायदा क्या हुआ बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, समझ गए ना बात। तो आप नहीं बनाओगे ये, तो क्वांटिटी ज़्यादा बनाओगे तो रेवेन्यू तो बढ़ता है मगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, अगर क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पहले हमने डिटर्मिन कर ली हुई है कि ई पॉइंट पे क्यों MCMR को नीचे से काट रहा है, तो इस केस में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू जो है वो तो इतना हो गया, ठीक है, रेवेन्यू तो इतना ज़्यादा कम हो गया, तो टोटल रेवेन्यू गिरा है, मगर किससे गिरा है, जो शेडेड पोर्शन है इतने से गिरा है। मगर अगर हम देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरी है, मगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ इतनी सी गिरी है ना। तो कहने की बात है अगर क्वांटिटी कम बनाएंगे ना तो रेवेन्यू ज़्यादा गिर जाएगा और कॉस्ट कम गिरेगी, तो इसमें भी तो लॉस है। तो इस सिचुएशन को भी हम कभी नहीं करेंगे। तो आई होप आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझा दिया। एक बार पॉज करके या थोड़ा स्लो करके साथ के साथ लिख के बनाओगे डायग्राम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे और आप भी याद रखोगे कि भाई कभी कोई टॉपिक किया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, अभी तो मैंने कोई बनाई नहीं, ठीक है, जो भी लेके आऊँगा अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।